नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजे हैं, वक्त है दंगल का, यानी दिन की सबसे बड़ी बहस का। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ मोदी सरकार के स्टैंड के बाद बहस छिड़ गई है। 5 मार्च को इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार के लिए स्टैंड को पलट दिया। मोदी सरकार की दलील है कि संसद के कानून से जामिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, लिहाजा उसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं कहा जा सकता। मोदी सरकार के इस रुख के बाद अगर अदालत ने भी जामिया को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया तो वहां 50% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलने लगेगा। इसके पहले 2016 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने के यूपीए सरकार के फैसले का विरोध किया था। इसलिए आज हम दंगल में यह पूछ रहे हैं कि जामिया के अल्पसंख्यक दर्जे पर दखल जरूरी है या फिर यह बांटने की राजनीति है। जामिया के बहाने क्या सरकार मुसलमानों के अधिकारों में दखल दे रही है? क्या इसे यूपीए सरकार की तुष्टीकरण की नीति को दुरुस्त करना कहा जा सकता है? युवाओं को हिंदू मुसलमान की बहस में फंसाने में किसका फायदा है और बार बार विश्वविद्यालय बनाम मोदी सरकार की जंग क्यों छिड़ रही? केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया और कहा है कि इसका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होना चाहिए। छात्रों का क्या कहना है? देखिए, जामिया छात्रों का जामिया और माइनॉरिटी जो भी बरादरी है उनको ये कहना है कि ये सरकार की मानसिकता को दिखाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया बनाने का मकसद यही था कि जो जामिया में जो मुस्लिम कौम है, जो कि बहुत बैकवर्ड है, जिनको बस शिक्षा का बहुत अभाव है, उसे प्रमोट करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया को बनाया गया था, न कि इसमें सबको मर्ज करके। हमने तो ये भी कहा है 50% कोई ज्यादा नहीं है। केंद्र सरकार ने एस अजीम बादशाह वाले केस को उठाया गया है, वो एएमयू का केस है। हम बताना चाहते हैं कि एएमयू वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट व्हिच वाज देन एट दैट टाइम, वेयरएज जब जामिया एस्टैब्लिश हुआ तो जामिया को चंदा इकट्ठा करके एस्टैब्लिश किया था मुस्लिम्स ने। इस दैट इज व्हाट, ये जो चीज़ है, ये मुस्लिम इस इंस्टीट्यूशन को एक माइनॉरिटी कैरेक्टर देती है। देखिए, जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं उन्हें संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। संविधान के आर्टिकल 29-30 में क्लियर है कि फंड सरकार देगी और सरकार इंटरफेयर इंस्टीट्यूशन में नहीं करेगी। क्योंकि सरकार का जो सबसे बड़ा दायित्व राज्य का है वो किसी भी कल्चर को माइनॉरिटी के प्रोटेक्ट करना है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उन्हें संविधान का कोई ज्ञान नहीं, और जो सरकार का कदम है वो सरासर अलोकतांत्रिक भी है और असंवैधानिक भी है। एएमयू जामिया 2 ही इंस्टीट्यूशंस है जहां पे मुस्लिम्स को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। अगर जामिया का भी माइनॉरिटी स्टेटस ले लिया जाएगा तो कहां से मुस्लिम्स का ग्रोथ होगा? ठीक है, इस सब हाँ कही देखिए, ये जो कल्चर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेकुलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम उर्दू बोलने वाले हैं, जब तक हमें यह हक ना मिलेगा कि हम उर्दू बोलने वालों के सामने अपनी बात रखेंगे, हमारा कल्चर कैसे प्रोटेक्ट रहेगा? अधिकार छीनता सरकार के जो हर फैसले हैं, सरकार जिस तरह हर चीज़ में अपना हस्तक्षेप करने लगती है, उस हर बात से ये दिखाई पड़ता है कि सरकार हमारे अधिकारों का हनन करे। देखिए, इस सरकार का 2013 से ही एंटी मुस्लिम स्टैंड लिया गया है। इस सरकार ने हमेशा एंटी मुस्लिम स्टैंड लिया है, तो उनका ये जो एंटी मुस्लिम स्टैंड है और जामिया के अगेंस्ट स्टैंड है वो तब से उनका चढ़ता जा रहा है। ये हर साल हर 6 महीने के बाद क्यों उनके चोंचले हो जाते हैं, एक एफिडेविट सबमिट करके आ जाते हैं। आपकी क्या राय है? सरकार का स्टैंड जामिया को लेकर शुरू से रहा है कि इसे मुस्लिम स्टेटस नहीं देना हमें, लेकिन ये सवाल दूसरे इंस्टीट्यूशन का भी है जिन्हें माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ। अगर आज जामिया की स्टेटस को खत्म कर दिया तो कल दूसरे इंस्टीट्यूशन स्टेटस को भी खत्म कर दिएगा। जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, इससे पहले 2011 में इसे पारित कर दिया गया कि ये मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिर वहाँ पे अड़ंगा डाल दिया गया, एफिडेविट डाल दिया गया कि नहीं, ये इसको खत्म किया जाए। क्या आप लोग 2019 से पहले भी इस बात को मुद्दा को उठाया जा रहा है कि मुस्लिम माइनॉरिटी। आरोप आपका ये है कि बेसिकली सियासत में कहना चाहूँगा सर कि सरकार अब तक मंदिर मस्जिद पे तो राजनीति कर भी रही थी, अब शिक्षण संस्थानों पे भी कर रही है, तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसके पहले विपक्षी दल सरकार पर मोर्चा खोले, उनके नए स्टैंड को लेकर के हाई कोर्ट में छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप ये है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। दिल्ली में प्रशांत के साथ में आशुतोष, आज तक। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ दंगल में कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ आज दंगल में होंगे संबित पात्रा, कुछ देर के लिए पहले फोन पर मौजूद रहेंगे लाइव, और हमारे साथ मौलाना असद खान फलाही यहां स्टूडियो में आ चुके हैं, वो इस्लामिक जानकार हैं। हमारे साथ महानंदा जी हैं जो कि खुद हिस्सा है जामिया मिलिया इस्लामिया का, सरोज कुमार महानंदा असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। हमारे साथ अख्तरुल वासे साहब हैं जो कि फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इस्लामिक स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया के। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा है जो आरएसएस के जानकार हैं लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं।
आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, सरकार ने पलटी क्यों मारी जामिया के स्टैंड पर? देखिए, सरकार ने कोई पलटी नहीं मारी है, जो हकीकत है उसको बयान किया है। अगर पिछले सरकार ने कोई गलती की थी उसको ठीक करना भी सरकार का धर्म होता है। सबसे पहली बात है अजीज भाषा। जो अजीज भाषा का केस सुप्रीम कोर्ट में 1968 में हुआ था, अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में, जिसमें बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट बाय मुस्लिम। वही पूरा का पूरा वही प्रेमाइज इसमें भी लगता है, अपने जामिया मिलिया इस्लामिया में भी। इसमें देखिएगा कि JMI जो है ये यूनिवर्सिटी 1988 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से स्थापित किया गया था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो सेक्शन 7 है इस एक्ट का, वो क्या कहती है? वो कहती है कि द यूनिवर्सिटी शैल बी ओपन टू पर्सन ऑफ आइदर सेक्स एंड ऑफ व्हाटएवर रेस, क्रीड एंड कास्ट, class, and it shall not be lawful for the university to adopt or impose any person any test whatsoever, religious belief or profession, in order to entitle them to be admitted therein. तो नेचुरली अगर ये खुद एक्ट ही कह रही है यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, कि किसी प्रकार से किसी प्रकार का भेदभाव के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, उसके आधार पर एडमिशन नहीं होगा, तो इसमें सरकार ने तो वही कहा जो जामिया मिलिया इस्लामिया के एक्ट में लिखा हुआ था और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर अख्तरुल वासे, जामिया जी बोल लें, आप बोल लें। मेरा ख्याल ये है कि एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे संविधान की धारा 29 और 30 है मूल अधिकारों की, वो तमाम अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी के संस्थाएं कायम करने और चलाने की आज़ादी देते हैं। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरे, जामिया का इतिहास जो है, जो लोग नहीं जानते वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 29 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी के आशीर्वाद से जामिया की स्थापना हुई और हमारे संस्थापकों ने ये सोचा था कि हम अपने देश को राजनीतिक आज़ादी तो अंग्रेज़ों से नहीं दिला सकते हैं, अपनी शिक्षा को ज़रूर आज़ाद कर ले, और इसीलिए जामिया का जन्म हुआ था। जामिया मौलाना गांधी के आशीर्वाद और शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन की दुआओं के नतीजे में कायम हुई थी। और एक समय ऐसा आया था जब जामिया के पास माली परेशानी थी और लोगों ने कहा था कि जामिया के नाम से जामे मिलिया इस्लामिया निकाल दो। तो महात्मा गांधी ने कहा था अगर ऐसा होगा तो मैं जामिया से निकल जाऊंगा और इससे अपना कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। तीसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि 1988 तक जामिया जो है बाकायदा तौर पे एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जरिए डीम टू बी यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करती रही। सरकार उस वक्त भी उसके तमाम खर्चों का क्या मैं भार संभालती रही और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। 1988 में जब एक्ट बना तो ये बताया गया था कि हम जामिया के को जो हक 1947 में या 1950 में मिल जाना चाहिए था वो दे रहे हैं, और उसमें देर हुई है, अंधेर नहीं होगा। तो जामिया जो है वो बुनियादी तौर पे आपने कहा देश की सेवा के लिए ये सोच खड़ी हुई कि जामिया जैसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो आज आप इसको केवल मुसलमानों की सेवा तक क्यों सीमित करना चाहते हैं? हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप ये बताइए जो हरकिशन पब्लिक स्कूल हैं, जो खालसा कॉलेजेस हैं, जो स्टीफेंस कॉलेज हैं, इनके लिए तो आपके पास एक मापदंड है। क्या आपको लगता है हरकिशन पब्लिक स्कूल केवल सिखों को एडमिशन देते हैं और किसी को नहीं देते? वो 50% किसे देते हैं? क्या आपको लगता है स्टीफेंस में केवल ईसाई पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता? 50% उनको मिलता क्या आपको है। लगता है महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चलती है उसमें केवल हिंदू पढ़ सकते हैं और कोई छात्र नहीं जाता वहां पर किसी धर्म का? आप क्या बात करते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर और जामे मिलिया इस्लामिया के अंदर जो क्या मैं नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स की तादाद है वो किसी से कम नहीं है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं सर, जब आप दोनों धर्मों के हर धर्म के बच्चों को पढ़ा रहे हैं
तो अपने ऊपर माथे पर टैग क्यों लगाना चाहते हैं एक धर्म का? नहीं, हम इसलिए आप मदरसा थोड़े ना है। नहीं, आप मदरसा नहीं है, मगर हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि जामिया हो या अलीगढ़ हो, ये हमारे चंदे से बने थे, हमने इन्हें स्थापित किया था। और तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जामिया को सरकार की मदद की जरूरत नहीं है, जामिया अपना खर्चा उठाने में सक्षम है? माफ कीजिएगा, जामिया को जो सरकार खर्चा देती है और जो क्या अलीगढ़ को देती है, वो कहीं अपने घर से नहीं लाती है। हम भी इस देश के टैक्स पेयर हैं और सरकार एक तरफ तो हमसे बराबर कहती है कि हम अपने शिक्षक जो बैकवर्डनेस है उसे दूर करें, और दूसरी तरफ हमने जो इदारे कायम किए तो बैकवर्डनेस दूर करने का मतलब ये है सर कि माथे पर पट्टी लगी रहे अल्पसंख्यक होने की? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप एक बात सुनिए, आप ये बात क्यों नहीं कहते और इस बात के ऊपर आपके यहां से अगर दो लड़के पत्रकार बन के निकलते हैं सर, एक हिंदू एक मुसलमान, तो क्या किसी के ऊपर लिखा होता है कि अल्पसंख्यक पत्रकार है या बहुसंख्यक पत्रकार है? ऐसा है, हमारे मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर ने क्या मैं नॉन मुस्लिम सर, मैं इसीलिए उसका उदाहरण दे रहा हूं सर। नहीं, मैं आपको इसीलिए उसका उदाहरण दे रहा हूं। नहीं तो आप कि जब ऐसा नहीं है तो फिर आपको उस पर एक पट्टी क्यों लगवानी है अल्पसंख्यक की? एक बात सुनिए, आपने ये बात कह दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपने नहीं कहा कि पट्टी क्यों लगी हुई है। मैंने तो पूछा पहले ही, मैंने कहा आप नाम रखिए ना, कोई भी नाम रखने पर किसी को एतराज थोड़ी है, नाम रखने लेकिन क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास बहुसंख्यक संस्थान होने का तमगा है, जैसे आप बिल्कुल अल्पसंख्यक संस्थान का तमगा चाहते हैं अलग से? नहीं, वो बिल्कुल है, आपको मालूम होना चाहिए। मुझे बताइए, अलीगढ़ में और जामिया में नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है, अब एक सेकंड रुकिए, बनारस में है? मैं दो लोगों को और चर्चा में लाना चाहता हूं। प्रोफेसर सरोज महानंदा, जिन्होंने चिट्ठी लिखी कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, सही कह रहा हूं मैं? और दूसरे प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो कि डीयू में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, संघ के जानकार होने के नाते नहीं, एक डीयू के प्रोफेसर होने के नाते, जामिया के ऊपर माइनॉरिटी स्टेटस क्यों चाहते हैं? यह राजनीतिक जरूरत है या फिर सामाजिक जरूरत है? देखिए रोहित जी, इस देश का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि पंथ निरपेक्षता की चमड़ी पंथ निरपेक्षता के नाम पर ही उधेरी जा रही है। जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं, आर्टिकल 2930 का हवाला दे रहे हैं, अभी संबित पात्रा जी ने बासा के केस का उल्लेख किया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जामिया के पूर्व प्रोफेसर ने जो जामिया का इतिहास बताया वो पूरी तरह से गलत इतिहास बताया। रोहित जी, मैं 5 लाइन आपको पढ़ देता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरी पुस्तक नहीं है, आरएसएस की छपी हुई पुस्तक नहीं है, मक्तबर जामिया से छपी हुई पुस्तक है, अर्थात जामिया के पब्लिकेशन का हाउस है, उससे छपी हुई पुस्तक है, इसका नाम है जामिया की कहानी। लेखक हैं अब्दुल गफ्फार खां मुधोली। इसके 20वें पेज पर जो कहा गया, जरा गौर कीजिए। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान जब मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी, हकीम अफजल खां, मौलाना शौकत अली अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों से अनुरोध करने के लिए गए कि वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करें, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रबंधकों ने इन नेताओं को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति देने से इंकार कर दिया। पृष्ठ 23 पर लिखा गया, इस अवसर पर इन राष्ट्रवादी नेताओं ने तय किया कि एक राष्ट्रवादी शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। इसी पृष्ठ पर कहा गया कि जामिया मिलिया की स्थापना की घोषणा करते हुए मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी ने कहा, यह राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान जिसके दरवाजे सभी भारतवासियों के लिए बिना धर्म जाति की परवाह किए बिना खुले रहेंगे। 24वें पृष्ठ पर जो कहा गया है, विश्वविद्यालय सिंडिकेट की पहली बैठक में यह निर्णय किया गया कि इस संस्थान में इस्लाम और हिंदू दोनों धर्मों की शिक्षा की व्यवस्था होगी। एक बात अंत में मैं बोल देना चाहता हूं, पृष्ठ 21 पर कहा गया, महात्मा गांधी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को जामिया मिलिया का पहला कुलपति बनाना चाहते थे, मगर उन्होंने एक राष्ट्रवादी संस्थान में जिम्मेदारी को कबूल करने से इंकार कर दिया। इस पर इस संस्थान में पहला वाइस चांसलर के नाम पर हकीम अफजल खां को बनाया गया। यह है जामिया का इतिहास। ठीक है, इसको बाद में, इसी पुस्तक को बाद में नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू ने छापा है। ठीक है, अब वासे साहब ये बताइए, जिस संस्थान की स्थापना आजादी से पूर्व दो पहचान के सिद्धांत को समाप्त करने के लिए किया गया था, आप टू आइडेंटिटी थ्योरी को लाना चाहते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक संस्थाएं अपवाद के रूप में होती हैं सर, मान्य। और एक छोटी सी बात रोहित जी, आप बता दीजिए हिंदुस्तान के किस मुस्लिम छात्र को बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के विश्वविद्यालय में या असम के विश्वविद्यालय में अनुमति प्रवेश नहीं दिया गया कि मुसलमान है। जिस देश में पंथ निरपेक्षता शिक्षण संस्थाओं का वसूल हो, उस देश में
सर आवाज कट गई आपकी। प्रोफेसर महानंदा, आपने क्यों चिट्ठी लिखी कि माइनॉरिटी स्टेटस ना दें? 2011 में एनसीएमए का जजमेंट आया फरवरी में, और मई में जब ये आया उसका एडमिशन का सिलसिला शुरू हुई, उसी दौरान ST/SC का रिजर्वेशन हटा दिया गया। उससे पहले अब चूंकि मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूं और वहाँ का एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये क्या हो गया। इमीडिएटली ऐसा लगा कि एक तो बड़ा सा तबका जो 22.5% जो ST/SC आ रहे थे थ्योरेटिकली, अगर प्रैक्टिकली ना भी आए, थ्योरेटिकली जो उस समय आ रहे थे वो सारे तो गायब हो जाएंगे। और यही हुआ 2011 के बाद ST/SC स्टूडेंट वहाँ से गायब। अब उसके बाद आगे जाकर के उसका नेक्स्ट पॉइंट आया 2014 में, सो ST/SC अपॉइंटमेंट, रिजर्वेशन एंड अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन वो भी ख़त्म कर दिया। तो ये एक सिलसिला चला, तो जिसके वजह से मतलब ये ST/SC हम ठीक है माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए है, उसका उनके लिए काम होना चाहिए, लेकिन ये भी मेरा उस समय इमीडिएट पॉइंट था कि उसके वजह से ST/SC का जो राइट्स है वो तो कहीं मार नहीं खाना चाहिए ना। ठीक है, तो यही मेरा उस समय लिमिटेड पॉइंट। इसके अलावा कुछ और शिकायतें भी हैं, जो लोग वहां पढ़ाते हैं और नॉन मुस्लिम हैं उनकी, क्या उनके साथ भी कोई असामान्य व्यवहार हुआ उसके बाद से, जब से दर्जा बदला? नहीं, ऐसा विजिबल तो नहीं होता, लेकिन एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। ST/SC जो टीचर्स हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। उनको लगता है कि यह माइनॉरिटी हो गया, आज रिजर्वेशन खत्म हो गया, जो उस समय लगभग 40 के आसपास लोग थे ST/SC टीचर्स, एक एक करके छोड़कर भाग रहे हैं। मौलाना असद खान फलाही, अब बोलिए आप। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा यहाँ डिबेट को पहले दो इशू पे रखा जाए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों माना जाए जामिया मिल्लिया इस्लामिया को, और सरकार का स्टैंड क्यों बदला, इन दोनों पे होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मुसलमानों की जो तालीमी हालत है इस वक्त वो बहुत ही बैकवर्ड है, आज भी बहुत ही बुरी हालत में। मैं तो इसलिए इसके पे फेवर में हूं कि माइनॉरिटी स्टेटस इसका बने रहना चाहिए। इसी वजह से इसकी बुनियाद जो रखी गई थी वो 1920 में जब रखी गई, तो महात्मा गांधी जी के इस स्टेटमेंट से कि हमें ब्रिटिश के जो भी स्कूल्स हैं उनको बॉयकॉट करना है। प्रोफेसर साहब ने बताया जो भाई, ठीक है, अब मैं अगले आ जाता हूं। चलिए, आप उस पॉइंट को छोड़िए, अब आइए आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि सरकार का ये स्टैंड। मैं पूछना चाहता हूं संबित जी से कि एक तरफ आप ये कहते थे कि पिछली सरकार अपीजमेंट का काम कर रही है, आप स्टेटमेंट देते थे कि पूर्व प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हिंदुस्तान में प्राकृतिक संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए और एक हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए। तो आप लैपटॉप कैसे उनके हाथ में देंगे? यानी मैं तो दोनों ही स्टेटमेंट को फिर वही मानूंगा कि सिर्फ मुसलमानों को खुश रखने के लिए कहा गया, धरातल पर प्रैक्टिकली उसका कोई असर नहीं दिखाई देगा। अगर आपका ये स्टैंड है कि अपीसमेंट वाली बात है, आप कहते हैं वो अपीसमेंट करती है, हम एम्पावरमेंट करते हैं, तो अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देंगे तो इसको कैसे एम्पावरमेंट करेंगे आप माइनॉरिटी को? एम्पावरमेंट माथे पर अल्पसंख्यक लिखने से ही होगा। आपने कहा तालीमी हालत मुसलमानों की खराब है, तो जब सरकार कहती है कि मदरसे को मौजूदा सिलेबस सिस्टम से जोड़ लो, तब क्यों उनके विरोध में आवाज? तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, घमासान मचा है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर। यूपीए सरकार ने अदालत में कहा कि हमें इस संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में यह एफिडेविट दे दिया कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अख्तरुल वासे हमारे साथ हैं, पूर्व HOD रह चुके हैं जामिया में। प्रोफेसर महानंदा हमारे साथ हैं, वो अभी भी जामिया में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और असद खान फलाही हमारे साथ हैं, इस्लामिक जानकार हैं। हालांकि बहुत से दर्शक कह रहे हैं विज्ञापन बहुत आ रहा है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, बिना विज्ञापन के चलता नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज चल जाती हैं चंदे से। मौलाना असद खान फलाही, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप एक तरफ ये कहते हैं सरकार एम्पावर नहीं करती है, केवल दिखावा करती है। तो दूसरी तरफ जब सरकार ये कहती है कि हम मदरसों पे इतना इतना खर्च करना चाहते हैं, मदरसों को आप जोड़िए मौजूदा करिकुलम से, मॉडर्न करिकुलम से, तो मौलाना लोग खड़े हो जाते हैं तलवारें निकाल के। आपने भी मदरसे पे कम डिबेट नहीं करी है, और आज फिर मैं आपको बताऊं और आपके माध्यम से जनता को बताऊं कि मुसलमान के सिर्फ 3% बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं सर। 97% बच्चे तो दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि 7 से 14 साल के बच्चा जो है उसे स्कूल जाना नसीब नहीं हो रहा,
और जो किसी तरह स्कूल पहुंच जा रहा है वो ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट है उसका, क्योंकि उसके घर में फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उसके घर में कोई उसकी माँ और बहनों का ख्याल रखने के लिए तो नहीं जब वो मदरसे में नहीं जा रहा तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कैसे चला जाएगा? तो फिर जो बच्चे बच कुछ के जो पहुंच रहे हैं, आप वो भी इदारा छीन लेना चाह रहे हैं? बाकी जगह एडमिशन नहीं मिलते? आप बताइए। अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे, एक सेकंड मुझे ये बता दीजिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं, मैं तो राकेश सिन्हा जी से पूछना चाहूंगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा है? तो आप जामिया आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा? 50% आपने आरक्षण दे दिया। तो 50% प्रोफेसर मानंदा वही पढ़ाते हैं, कह रहे हैं क्यों 50% किस तरीके से घट रही है आबादी? सर, इसके फाउंडर्स कौन थे और इसकी फाउंडेशन क्यों रखी गई थी, आप उसको देखेंगे। नेशनल इसका मतलब अब से ये होगा, तो प्रोफेसर राकेश सिन्हा, इसका मतलब अब से ये होगा जिसके बाप दादाओं ने जो यूनिवर्सिटी बनाई वो वहीं पढ़ेंगे। फिर तो धार्मिक शिक्षा के लेबल लगा दीजिए सब संस्थानों पे। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मान रहे? देखिए, एक बात मैं बता दूं, कल को जेएनयू के लिए लोग कहने लगेंगे कि कांग्रेस की पर्ची कटाइए तब जेएनयू एडमिशन लीजिए, मैं इनको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है। नहीं, तब तो इस देश के 90% संस्थाओं की स्थापना हिंदुओं ने की, उनसे मुसलमान क्रिश्चियन सबको वंचित कर दिया जाएगा क्या? मेरा एक बुनियादी सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के कितने परसेंट बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं सर? कितने बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? राकेश जी, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अरे आप सुन तो लीजिए, जो धारा थी जिसमें महात्मा गांधी शामिल थे, उसने जामिया की स्थापना की। जामिया के 1988 के एक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ, 1988 का एक्ट में पढ़ रहा हूं जिसके तहत ये बना है, उस एक्ट में लिखा गया कि सभी लिंगों, सभी धर्मों के लोगों के लिए जामिया का दरवाजा समान रूप से खुला होगा। आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन से उसी प्रकार वंचित करना चाहते हैं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वंचित किया गया था। आपकी एक साजिश है कि दलितों को पिछड़ा रखा जाए, उनको उनकी अवसरों को छीना जाए। चलिए, आपने अपने मुंह मेरी बात कह दी कि ये आपकी कॉन्स्पिरेसी है कि आप चाहते हैं कि मुसलमान बैकवर्ड ही रहे, मुसलमान पढ़ नहीं पाए, मुसलमान का दूसरी जगह वैसे एडमिशन नहीं हो पा रहा, जो बचा कुछ है मुसलमान जामिया हमदर्द और अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटी में पहुंच पा रहा है। आप राकेश जी, आज आप उठा के सर्वे करा लीजिए, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है ना हिंदुस्तान में, वो 2 ही यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगा। माहौल क्रिएट कर दिया गया है, एक समुदाय के द्वारा समुदाय का जो हेजेमनी क्रिएट कर दिया गया है, उसमें नॉन मुस्लिम्स का वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करना एक कठिन काम है। एक सेकंड, पिछली बार मैं कोट करता हूं, मेरी बात कंप्लीट हुई। तो आर्टिकल 30 और 34 मुस्लिम है, जब जामिया में लेक्चर देने गई थी, उनके लेक्चर को कैंसिल कराना पड़ा दबाव में। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, इससे आप दोनों की बात से इतर, बात कर रहे हैं, मैं आप दोनों की बात से इतर 2 चीजें लाना चाहता हूं। एक, संसद के जरिए अगर कोई यूनिवर्सिटी बन रही है तो क्या उसे धार्मिक दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, इस पर संविधान क्या कहता है, मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे से पूछूंगा। उसके पहले प्रोफेसर महानंदा, जो बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं लगभग वही जो आप कह रहे थे कि और आबादी, नॉन मुस्लिम आबादी वहां आने से घबराने लगी है और जो आते भी उनके लिए जगह बनती नहीं है, क्या ये सच है? ये लगभग ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये सेंस ऑफ अगर छोड़ के नहीं। देखिए, आप एक सेकंड उनको बोल तो लेने दें। मैं खुद जामिया से हूं ना सर, मैं आई एम एसोसिएटेड, मैं इसीलिए आपको बुलाया हमने। अख्तरुल वासे साहब, इनको बोल तो लेने दें। अख्तरुल वासे साहब के पास ही जा रहा हूं, इनके पास। मैं आपकी इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहा हूं। 2006 उसके बाद मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। ठीक है, 2011 से पहले जो एक सेंस ऑफ कंफर्ट था वो आज के टाइम में नहीं है, 2011 के बाद नहीं है। कोई नहीं निकाल रहा जामिया से, कोई नहीं निकाल रहा, मर्जी से छोड़ के जाएं और आप दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल दें, तो ये गलत है। वहां पे आप देखेंगे जो सीट सारे ST SC सीट थे वो सारे के सारे जनरल सीट हो गए, तो वहां पे कोई नया आदमी आ नहीं पा रहा है। वहां पे सर बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए हर कोई नहीं, तलाश करता है। जामिया तो बेटर अपॉर्चुनिटी, आपको भी कल को कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी बुलाएगी जामिया से, ठीक है, चलिए, तो आप कल जामिया को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप ये कह के जाएं कि मैं इनसिक्योरिटीज की वजह से जा रहा हूं, ये तो गलत है। लोग जा रहे हैं ना, जो जा रहे हैं उनको पूछिए। एक सेकेंड, दिनेश चावला हमारे दर्शक, उन्होंने लिखा है, मौलाना असद खान फलाही से बताइए कि मुस्लिम युवाओं को लैपटॉप हाथ में लेने के लिए विश्वविद्यालय का स्टेटस बदलने की नहीं बल्कि आप जैसे लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। इस पर एतराज मत कीजिएगा, मैं कुछ लोगों के ट्वीट्स पढ़ के सुना दे रहा हूं आप लोगों को। अवध शुक्ला लिख रहे हैं, अगर आज भी मुस्लिम बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इसमें 4 साल की सरकार का दोष है या फिर पिछले 70-75 साल में बने इस देश के सिस्टम का। इसके अलावा एक और दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है जामिया की आर्थिक मदद करके क्योंकि वो टैक्स पे करते हैं। मेरा सवाल है कि मैं भी टैक्स पे करता हूं, तो मेरे टैक्स का पैसा ऐसे संस्थानों में क्यों लगे जो अपने को
एक विशेष तबके के ही संस्थान तक सीमित कर लेना चाहते हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, तभी ऐसे ट्वीट आए। अब मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए ना, प्लीज मुझे 30 सेकंड दे दें। चलिए ठीक है, 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो इन्होंने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप हो और एक हाथ में कुरान शरीफ हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के क्या पॉसिबल है कि कोई इंसान लैपटॉप पढ़ा लिखा हो तो पाएगा? मुसलमानों के अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। आर्टिकल 30 और आर्टिकल 46 में एक चीज और मैं बताऊं, सबने यहाँ आर्टिकल 30 का जिक्र किया, आर्टिकल 46 मेरे को केवल ये बताइए आर्टिकल 46 पढ़िए। सर राकेश जी, मुसलमानों के लिए राकेश जी मेरा आपसे सवाल है, इंडियन राकेश जी हम यही सवाल पूछ रहे हैं। एक सेकंड तरीका नहीं है, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बात कर रहा हूँ, मैं इल्यूजन में या अजम्पशन में नहीं बात कर रहा हूँ। जो मेरा संविधान मुझे राइट दे रहा है मैं उसकी बात एक एक करके बोल लेना। मेरा सवाल यह है, सिखों के बच्चे तभी पढ़ेंगे जब सिखों के स्कूल होंगे, ईसाइयों के बच्चे तभी पढ़ेंगे जब ईसाइयों के स्कूल होंगे, हिंदुओं के बच्चे तभी पढ़ेंगे जब हिंदुओं के स्कूल होंगे, और मुसलमानों के बच्चे तभी पढ़ेंगे जब मुसलमानों के स्कूल होंगे। वासे साहब, क्या आपने सारी पढ़ाई वासे साहब क्या केवल किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से की? आप दुनिया में और कहीं नहीं पढ़े जिसके ऊपर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग नहीं था? सर आप पहले एक बात तो ये कि हमें शोर शराबा नहीं करना चाहिए। सर मैं भी सहमत हूं आपसे। नहीं, और बात जो मुझे अर्ज करनी है, हम में असहमति हो सकती है, लेकिन एक बात जो है उसका जवाब हमें देना चाहिए कि क्या वजह है कि संविधान में 29 और 30 की धाराएं रखी गई और वो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को शिक्षा संस्थान अपनी पसंद के बनाने और चलाने की उसमें आज़ादी दी गई। एक बात, हमारे संविधान के निर्माताओं ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, उन्होंने समानता। दूसरी बात, जो आप अभी बात कह रहे थे, हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। 4 साल की सरकार पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है। जिम्मेदारी उन सबकी है जो 15 अगस्त 1947 से या अब तक राज करते रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वो कितनी कड़वी क्यों ना हो, कि असल में हुआ ये है कि आज़ादी के बाद क्या में मुसलमानों के मोहल्लों में स्कूल नहीं थाने खोले गए और एक तरह से उनको पिछड़ा रखा गया। तीसरी बात जो मदरसों के मुताल्लिक है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मदरसे जो हैं आज जो मदरसों की बड़ी संख्या है उन्होंने अपने आप को NIOS से जोड़ लिया है, उन्होंने अपने आप को जो स्टेट बोर्ड से उनसे जोड़ लिया है और वहाँ पे बच्चे अब एक हाथ में दीन की जो धर्म की क्या उपाधि है वो लेके निकलते हैं तो दूसरी तरफ 10वीं और 12वीं की सनद लेके निकलते हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह की बात यहाँ कही जा रही है। सर सवाल ये है कि क्या इस देश का कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी बच्चे को इस आधार पे एडमिशन देने से मना कर देता है कि वो मुसलमान है? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंस्टीट्यूशंस पर मुसलमान के पर्चे की अलग से मांग क्यों है? ब्रेक के स्वागत है, दंगल आप देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव पर जामिया मिलिया को लेकर दंगल शुरू हो गया। राकेश सिन्हा, आखिरी कमेंट, जो बातें प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कही उसके जवाब में। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि आर्टिकल 2930 का इसलिए उल्लेख किया गया कि जब किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना अल्पसंख्यकों के द्वारा अपने हित में अल्पसंख्यकों के लिए किया जाएगा तो उसको राज्य प्रोटेक्ट करेगी। जामिया की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए नहीं हुआ था। यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को काउंटर करने के लिए हुआ। मैंने उसका इतिहास बताया। नहीं काउंटर नहीं, फिर राकेश जी आप गलत कह रहे हैं। गांधी जी ने जो कॉल दी थी कि ब्रिटिश स्कूल मैं नहीं जानता हूं, आप देखिए गलत इंटरप्रेट कर आपने आप पहले सुन लीजिए। मैं आपसे देखिए, हो हल्ला मत मचाइए। मेरी बात 30 सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, मैं ये जानता हूं कि इस देश में दो पहचान का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। दो पहचान के सिद्धांत से द्वि राष्ट्रवाद आता है, उसी से विखंडन आता है। मैं सैयद अहमद खान को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि कॉमन स्कूल और कॉमन विश्वविद्यालय में म्यूचुअल सिंपैथी आती है, म्यूचुअल सिंपैथी से सेकुलरिज्म फ्लोरिश करता है। आप क्यों रोकना चाहते हैं परस्पर सद्भाव की बात को? यदि हिंदू मुस्लिम एक साथ पढ़ेंगे बिना किसी प्री कंडीशंस का पढ़ेंगे तो देश की पंथ निरपेक्षता आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी? ठीक है, आप पंथ निरपेक्षता को पीछे ले जाना चाहते हैं, हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने इतिहास को गलत कोट किया।
ये जामिया मिलिया इस्लामिया इसलिए बना था कि चूंकि गांधी लेकिन जी ने यही जब तो ये कहा कि साथ साथ रहने से सेकुलरिज्म बेहतर फ्लरिश करेगा। क्या ये तो सही जामिया ने होगा। अपने इस क्रेडेंशियल को मेंटेन किया है सर, इसको एंश्राइन नहीं किया है जो तो क्या कल को आरएसएस से जुड़े जितने स्कूल चलते हैं वो कह दें कि हिंदुओं के अलावा किसी को दाखिला नहीं देंगे, आपको सूट करेगा? अगर आपको लगता है कि माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होना चाहिए जामिया का, तो हिंदुस्तान में जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है सबका खत्म करना चाहिए। हमारा कहना ये है, आपको सिर्फ माइनॉरिटी, हमारा कहना ये है माइनॉरिटी के लिए संस्थान चलाना चाहती हो चलाएं। हाँ, ये ना था ना है ना रहेगा। हमारा कहना यह है माइनॉरिटीज के लिए शिक्षण संस्थान चलाना चाहती हो चलाएं, संविधान उसकी इजाजत देता है, लेकिन कम से कम शिक्षा को इस तरीके से लेबल नहीं किया जाना चाहिए कि वो जोड़ने के बजाय तोड़ने लगे। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक। दंगल आप देख रहे थे, भारत तक पर लाइव होंगे मौलाना सद खान फलाही और प्रोफेसर महानंदा, दोनों हमारे साथ इसी विषय को लेकर यूट्यूब पर आएगा, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। ब्रेक के बाद लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।